हमने इस वीडियो में पूरा जो है पेपर का एनालिसिस करके दिया कि बोर्ड जो है यूपी बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। तो आप जो है इसी तरीके से हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज एचपी के एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यूपी बोर्ड क्लास 10 का 2023 में पेपर आया था विज्ञान का, उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे उस पेपर का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर का कोड है 824 EO। ठीक है, पेपर का कोड आप देख लीजिए, कोड है 824 EO। और इस वीडियो में हम लोग टोटल एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का कि कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आप इसमें जो निर्देश दिए गए हैं आप देख सकते हैं कि 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, बाकी जो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसमें जो शुरुआत के 20 क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इसमें है कि पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो वो दर्पण होता है अवतल दर्पण, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसको दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो अधिकतम विचलित होने वाला रंग होता है बैंगनी रंग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें भी। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 4 कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है इनका, वो फॉर्मूला होता है H = I²RT। ठीक है, जहाँ पर H जो है हीट यानी कि ऊष्मा होती है और जो I है ये विद्युत धारा होती है। तो अगर हम इसको दोगुना कर देंगे तो जो ऊष्मा से कितने गुना हो जाएगी? वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 गुना। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो विद्युत चुंबक का अगर क्रोड बनाना है आपको तो सबसे अधिक जो उपयोगी पदार्थ होता है नर्म लोहा, यानी कि मुलायम लोहा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? यानी 3 जो किरण आरेख दिए गए हैं वो 3 गलत हैं, केवल एक सही और सही पहचान करके लिखना है। देखिए इसमें से जब आप देख रहे होंगे तो जैसे कि ये डायग्राम गलत है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स होने के बाद ये वापस नहीं लौटती है, और यहाँ पर आगे तो जा रही है लेकिन नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, और नीचे की डायरेक्शन में ये किरण जाती नहीं है और सीधा भी नहीं जाती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब यहाँ से ये कांटेक्ट करती है यहाँ पर, उसके बाद ये ऊपर को निकल जाती है, उसको हम बैक में जो है मानते हैं कि हाँ यहाँ पर पॉइंट करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। उसके बाद 7वां क्वेश्चन पढ़िए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत मोटर उपकरण है जो परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत को ऊष्मीय में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो विद्युत ऊर्जा होती है यानी जो मोटर चलती है ना, तो हम उसमें इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु क्या होती है? वायु एक समांगी मिश्रण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें का। अगला है एल्कीन है, तो एल्कीन में जो है कार्बन्स की जो संख्या होती है वो हाइड्रोजन की संख्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा कि जो कार्बन की संख्या है वो हाइड्रोजन की संख्या से आधी है। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान, तो 7 होता है, आप सभी को पता होगा। 11 नंबर है कि आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त से बाएं और दाएं जाने पर क्या होता है? तो अगर आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएं, यानी अगर लेफ़्ट टू राइट जाएं, तो देखिए परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणु आकार में कमी आ जाती है। ठीक है, परमाणु आकार में कमी क्यों आती है? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो उसमें बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसका नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, तो जो परमाणु का आकार है वो छोटा होने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, एक कॉलम में दिए गए पदार्थों का जो है सुमेल करना है, जो कि कॉलम बी में दिए गए हैं। और यहाँ से सुमेल का सही सेट क्या है? यानी कि फर्स्ट वाला ए वाला ए के साथ मिल रहा है, बी वाला सेकंड के साथ, और सी वाला थर्ड के साथ, और डी वाला इसके साथ। इस तरीके से मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो अब आप इसमें एक छोटी सी बात ये देखिए कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इससे क्या होता है कि मूर्ति बनाई जाती है,
यानी कि जो ए ऑप्शन दिया गया है उसके साथ मिलान होने वाला है सेकंड का। तो अब इसमें से आप ये ढूंढ लीजिए कि ए के साथ सेकंड में मिलान किस में हो रहा है, केवल बी में हो रहा है। इसका मतलब बाकी के जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला हो या तीसरा हो या चौथा हो, सारे गलत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें बोला है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, मूर्ति का निर्माण होता है। आपको एकदम 100% कन्फर्म पता है, तो आपने ये चीज़ चेक की कि हाँ ए में सेकंड वाला सही है। बाकी ए में कोई सेकंड नहीं दिया है किसी में भी, तो आप यहाँ से अच्छे समझ गए कि हाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी ऑप्शन चेक भी ना करें, आप बी में टिक मार सकते हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। ठीक है, अगर मेथिल ऑरेंज में हम क्या मिलाएं कि वो लाल हो जाए। मेथिल ऑरेंज में अगर हम एसिड मिलाएं, यानी कि H2SO4 जो दिया है ये एसिड है, तो अगर हम इसको मिलाएं तो लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें का। थर्ड क्वेश्चन है नवीनीकरण ऊर्जा का पर्यावरण हितैषी स्रोत क्या है, तो पवन ऊर्जा होती है नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत। अगला है मेंडल किस लिए प्रसिद्ध थे, तो आपको पता होगा मेंडल जो है आनुवांशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी वृषण में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कूपिका यानी कि वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है, तो वायु कोष्ठिका जो है फेफड़ों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, यानी पौधों में जो जल का परिवहन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए ऑप्शन नंबर डी जाइलम जो है जिम्मेदार होता है। पौधों में जो जल का परिवहन है वो जाइलम कराता है। 19 नंबर क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो जो सामान्य रक्तदाब है वो 120/80 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के जल पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह। इनका जन्म जो है यूपी के बागपत जिले में हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1959 को जन्म हुआ था इनका। उसके बाद खंड बा की बात करें तो इसमें जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। इसके बाद खंड खा है। ठीक है, इसमें खंड खा में क्या केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, और जो खंड गा है इसमें आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच में रखे एक बिंब यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाना है। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका एक आरेख बनाना है और बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताने हैं कि वो कैसा होता है। उसके बाद वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में क्यों ज़्यादा वरीयता देते हैं, यानी कि जो वाहन होते हैं उसमें जो उत्तल दर्पण होता है इसको हम लोग पीछे क्यों लगाते हैं, पीछे देखने के लिए क्यों लगाते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। जो दीर्घ दृष्टि दोष है इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और इसके लिए जो है कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आया है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, और सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। इसमें बेसिकली आपको फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, v की वैल्यू -75 रखेंगे और u की वैल्यू -25 और f निकल आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए 10 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। एक विद्युत बल्ब है जिसको 80 वोल्ट पर चलाया जाता है तो 10 एम्पियर धारा लेता है। अगर बल्ब को हम लोग 240 वोल्ट पर संचालित करें तो उसके लिए कितने प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए ताकि ये उतनी ही धारा ले, यानी धारा का मान सेकेंड जो कंडीशन बनाएंगे आप उसमें धारा का मान 10 एम्पियर ही रखना है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। उसी के आगे एक अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो वो बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है, यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है, प्रयुक्त ऊर्जा तथा विद्युत धारा की गणना कीजिए। और अथवा यानी कि और करके क्वेश्चन दिया गया, आप पहला ये 24 नंबर ये क्वेश्चन करें, ये 24 नंबर ये क्वेश्चन करें, दोनों के 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए और इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए, और नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो बताना है।
ठीक है, इसके बाद जो है फिजिक्स का सेक्शन आपका पूरा समाप्त हो चुका है। अगला केमिस्ट्री का सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले IUPAC आई है 4 नंबर की। देखिए IUPAC आप देख लीजिए। ठीक है, पहली है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहले में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl है, इसका IUPAC नाम लिखना है। उसके बाद CH3 CH ऊपर OH है, सामने COH है। उसके बाद जो है ये बंद के रूप में आई है, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है पूरी तरीके से। और उसके बाद वो जो घ नंबर क्वेश्चन है उसमें C बीच में कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरो लगा हुआ है ऊपर, इधर हाइड्रो लगा हुआ है, इधर ब्रोमो लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगी हुई है। उसके बाद केमिस्ट्री के सेक्शन में थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़े तो आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आया है 26 नंबर, जो कि कह रहा है क्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक 17 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और आवर्त सारणी में इसकी स्थिति बतानी है और इसकी संयोजकता भी लिखनी है। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आप करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके आधार पर संयोजकता निकाल लेंगे। उसके बाद अगला 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है, जो कि 1 2 3 4 और चारों में सबके 1.5 नंबर हैं, यानी 1.5 नंबर हैं। तो इसमें करना है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। समीकरण आप देख लीजिए, C6H12O6 + O2 मिलकर CO2 और H2O बनाता है, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर अगर आप 6 लगा देंगे, ठीक है, तो कार्बन की संख्या बैलेंस हो जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 6 लगा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद खा नंबर है CaCO3 + HCl मिलकर बना रहा है CaCl2 + H2O + CO2। अगला है N2 + H2 मिलकर बना रहा है NH3, ठीक है, NH3 बना रहा है। यहाँ पर अगर आप 2 लगा देंगे तो N की संख्या हो जाएगी कितनी, 2 और 2 इधर है, और हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर 2 यहाँ पर लगाएंगे तो 6 हो जाएगी, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद अगला घ नंबर है MnO2 + HCl मिलकर बना रहा है MnCl2 + Cl2, उसके बाद H2O। इस अगर आप ये जो है समीकरण को संतुलित नहीं करना चाहते, अगर आपने नहीं पढ़ाई करी है कैसे संतुलित करा जाती है समीकरण, तो उसके स्थान पर आप 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण में अगर आप बैलेंस आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इसमें अगर बैलेंस सही तरीके से नहीं हुए, 1-2 नंबर इधर उधर हो गए तो आपको जो है 1.5 नंबर एक क्वेश्चन के मिलने वाले वो कट जाएंगे, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा उसका। लेकिन अगर वहीं पर आप टिप्पणी लिखते हैं तो अगर आपने सही टिप्पणी नहीं लिखी, थोड़ी सी गलत हो गई है, तो अगर एक जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है उसमें आपको 1 नंबर तो मिलेगा, तो 3 नंबर तो मिल गए। लेकिन अगर इसमें आप करने बैठे और आपके गलत हो गए तो इसमें से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ भी सही लिखा है तो 3 नंबर कम से कम मिल जाएंगे। उसके बाद खंड गा चुका है, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। बहुत आसान से 3 नियम दिए थे मेंडल ने, सारे लिखने हैं। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। कि जो एक आवृतबीजी पौधा होता है उसमें जो निषेचन होता है उसके बाद परिवर्तन क्या क्या होते हैं, आप 7-8 लाइनें जो है बना करके लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर यानी कि नियमों का वर्णन करना है। अपने प्रकार से बना सकते हैं नियम कि पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जाए, ठीक है, इस तरीके से जो है आप बना करके लिख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आया है कि मानव के नर प्रजनन तंत्र को लिखना है। अगर आप ये ना करना चाहें तो उसके स्थान पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखिए। दोनों आसान से क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने नंबर क्वेश्चन था? जो क्वेश्चन पेपर है 70 नंबर का था, और इसमें जो है 70 नंबर का था, इसमें 20 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, बाकी 50 जो है डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले थे। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग अपने चैनल पर लाने वाले हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में पूरा जो है पेपर का एनालिसिस करके दिया कि बोर्ड जो है यूपी बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। तो आप जो है इसी तरीके से हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकें, ताकि वो भी समझ सकें कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और वो भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सके अपनी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।